जो कि बायोमोलिक्यूल है, उसमें हमें देखना है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, जिसमें आरएनए एंड डीएनए दोनों होंगे। तो फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरा कार्बोहाइड्रेट्स के। दीज आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और वो कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्रोवाइड करें, तो उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो पहला आपका मोनोसैकेराइड्स, जिसमें आपका होता है दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट हाइड्रोलिस फर्दर। ये आपके हाइड्रोलाइज नहीं होते। दे कंटेन 3 to 7 कार्बन एटम डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस में ये आपके और क्लासिफाइड होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल ग्रुप विच दे कंटेन, दे आर क्लासिफाइड एज एल्डोज, कीटोन्स। तो फंक्शनल ग्रुप के डिपेंड करके ये एल्डोज, कीटोज वगैरह में क्लासिफाई हो जाते हैं। एग्जांपल जैसे ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज और फ्रुक्टोज क्या है आपका कीटोहेक्सोज। ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं। फिर है आपका ओलिगोसैकेराइड्स, तो इसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। तो 2 से 10 के बीच में ये क्या करते हैं मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स जो है कंटेन करते हैं। दीज मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर जॉइंट टू ग्लायोसिडिक लिंकेज। ये ग्लायोसिडिक लिंकेज से लिंक होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन मोनोसैकेराइड्स यूनिट दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल जैसे माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज आर एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड्स। देन उसके बाद है आपका पॉलीसैकेराइड्स। दीज आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन विच लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर जॉइंट थ्रू ग्लायोसिडिक लिंकेज। बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स का लिंकेज होता है ये लार्ज नंबर। एग्जाम्पल है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। देन इसका बी पार्ट है शुगर एंड नॉन शुगर। तो शुगर है कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, जो स्वीट होते हैं टेस्ट में, वाटर सोल्यूबल होते हैं एंड क्रिस्टलाइन आर कॉल्ड शुगर्स। जैसे एग्जांपल है आपका सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। देन नॉन शुगर, तो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर टेस्टलेस, अमॉर्फस एंड इनसोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड नॉन शुगर। देन उसके बाद रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल माल्टोस एंड लैक्टोस। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट, तो जो इन दोनों को रिड्यूस ना करे आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल आपका सुक्रोज। देन उसके बाद आते हैं हम मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज, फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6, इसकी प्रिपरेशन है, ये सुक्रोज से प्रिपरेशन शो है। देन उसके बाद स्टार्च से। देन केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर भी जिससे तो कहते हैं। तो रिएक्शन विद HI के रिएक्ट करके ये आपका एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद HCN के साथ, तो HCN और NH2OH इन दोनों के साथ रिएक्ट करके आपका ये साइनोहाइड्रिन और ऑक्साइम बनाएगा। उसके बाद है रिएक्शन विद Br2 एंड वाटर। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, तो आप इन्हें देख लेना अच्छे से। इसके साथ आपको मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। देन उसके बाद रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, उसके साथ आपको मिलेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। देन फिर रिएक्शन विद HNO3, इसके साथ आपको डीसैक्रिक एसिड मिलेगा। वहाँ पे डी पॉजिटिव और अल नेगेटिव का स्ट्रक्चर शो है, और डी पॉजिटिव ग्लिसरल एल्डिहाइड और ग्लिसर एल नेगेटिव एल्डिहाइड का भी आपका शो है। फिर आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज आर नॉट एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। कुछ प्रॉपर्टी जो होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर से इसकी शो नहीं हो पाती।
इसलिए हम क्या लिखते हैं, दीज प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज। जैसे आपका पहला पॉइंट है, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद 2,4-DNP एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। उसे इनके साथ रिएक्ट नहीं करता ग्लूकोज। इट आल्सो डज नॉट रिएक्ट विद सिफ्स रिएजेंट इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। सेकेंड है आपका पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज does not react with hydroxide amine. These glucose exist in two crystalline forms, namely alpha and beta, which have different boiling point and different specific rotation. ये इसके स्ट्रक्चर है। ये ग्लूकोज है, ये अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज है और इधर बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। देन उसके बाद है आपका पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये मेन है, ये लास्ट ईयर्स में आ रखे हैं ये क्वेश्चन, तो इन्हें आप ध्यान से देखना। पायरेनोज स्ट्रक्चर ये पायरेन से बनता है, पायरेन का स्ट्रक्चर यहाँ शो है। द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर। Pyren is a cyclic compound with 1 oxygen atom and 5 carbon atom in the ring। ये इसका डायग्राम शो है। तो यहाँ पे ये आपका बीटा डी पॉजिटिव साइक्लोपायरेनोज और अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरेनोज का यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये कार्बन 1 पे जो है आपका OH और H जो होता है वो ऊपर नीचे होते हैं, मेनली यही डिफरेंस होता है इन दोनों के स्ट्रक्चर में। देन उसके बाद है एनोमर्स। तो द cyclization of glucose gives 2 types of structure which differ in the configuration about C1. These called anomers। तो सिर्फ C1 में कन्फिग्रेशन में क्या होता है, इसका डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ भी आपने देखा ऊपर, यहाँ क्या है, C1 में डिफरेंस है, C1 पे जो लगे हुए हैं आपके। फिर आपका फ्रुक्टोज C6H12O6 सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज और अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोज का शो है यहाँ पे स्ट्रक्चर। ये किससे बनता है आपका, फ्यूरन से। वो पायरेन से बनता था, ये किससे, फ्यूरन से बनता है। यहाँ पे भी अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरनोज और अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरनोज और बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरनोज का स्ट्रक्चर शो है। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है आपका जो C2 है, यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है C1 की वो डिफरेंस है। देन उसके बाद आते हैं डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स में पहले हैं आपका सुक्रोज जिसे हम केन शुगर भी कहते हैं। तो ये इसकी रिएक्शंस है। द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कहते हैं, बिकॉज सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो, मतलब पॉजिटिव रोटेटरी होता है, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस मिक्सचर इज लीवो, नेगेटिव रोटेटरी हो जाता है। बिकॉज द नेगेटिव रोटेटरी ऑफ फ्रुक्टोज इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, द मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्स शुगर। नेगेटिव जो आपका लीवो रोटेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इसे इन्वर्स शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे शो है। यहाँ पे इसका आपका C1, इसका C2 जो है ऑक्सीजन से लिंक है, यही होता है आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ डेफिनेशन है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, 2 मोनोसैकराइड्स यूनिट्स आर लिंक्ड थ्रू ऑक्सीजन एटम accompanied by the loss of a water molecule. This linkage is called glycosidic linkage. ओके, ये ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हैं 2 मोनोसैकराइड्स। देन है आपका माल्टोज, जिसे हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। तो इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे अल्फ़ा लिंकेज दिखा रखा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। C1C4 पे जब आपका डायरेक्ट ऐसे O से कनेक्ट होता है उसे हम अल्फ़ा लिंक कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे। अब एक बीटा लिंक भी होता है, बीटा लिंक आपका लैक्टोज में दिखेगा। जैसे आपका लैक्टोज है, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं। रिएक्शन गिवन है, इट इज़ आल्सो रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे देखिए C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये कनेक्टेड है 2 मोनोसैकराइड्स, लेकिन देखिए ऑक्सीजन जो है वो आपका ऐसे लिंक्ड है। ऊपर देखेंगे आप तो देखिए इसमें फ़र्क है, यहाँ पे आपका ये डायरेक्ट लिंक है, यहाँ पे आपका क्रॉस लिंकेज है ऑक्सीजन से। देन उसके बाद है पॉलीसैकराइड्स। तो पॉलीसैकराइड्स में बात करेंगे स्टार्च की। तो इट इज़ अ मेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ प्लांट्स। मेन सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर सीरियल्स, रूट्स एंड
एंड इन सम वेजिटेबल्स। तो ये आपके सोर्सेज हैं स्टार्च के। स्टार्च इज़ अ पॉलीमर अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। पहला अमाइलोज, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है, इट कंस्टिट्यूट्स 20% ऑफ टोटल वेट ऑफ स्टार्च। टोटल वेट जो होता है स्टार्च का सिर्फ 20% इसमें कंटेन होता है। इट इज़ अ लीनियर पॉलीमर विद ऑफ डी अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज in which a large number of glucose units are joined by C1C4 alpha glycosidic linkage. Then इसके बाद सेकेंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन इट इज़ अ वाटर insoluble component of starch which constitute 80% of total weight। ठीक, उसका अपोजिट है। इट इज़ अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज in which glucose units are joined by C1C4 and C1C6 alpha glycosidic linkage। देन उसके बाद है आपका ग्लूकोज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? इट इज़ द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट। सेल वॉल का मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। वुड कंटेन्स अबाउट 50% ऑफ सेल्यूलोज, whereas cotton contains 95% of cellulose. Cellulose is insoluble in water. Cellulose is a polymer with beta D positive glucose. It is a linear polymer in which thousands of glucose units are joined by beta glycosidic linkage. ये linear polymer होता है जिसमें thousands of glucose units जो होती है वो beta glycosidic linkage से link होते हैं। Then उसके बाद है आपका glycogen। The carbohydrates are stored in animals body as glycogen। जो carbohydrates bodies में store होते हैं वो glycogen के form में store होते हैं। It is main storage carbohydrate of animals. The excess of glucose in our body is converted in the glycogen with the help of hormone insulin। इंसुलिन की हेल्प से क्या होता है, ये ग्लूकोज जो होता है एक्सेस जो ज़्यादा होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। This glycogen is stored as preserved food in body which is decomposes to glucose whenever needing fasting of starvation। जब उपवास वगैरह रखते हैं तब ये हमारा क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। लाइक अमाइलोपेक्टिन इट इज़ ब्रांच्ड पॉलीमर in which glucose units are joined by C1C4 and C1C6 glycosidic linkage। इट इज़ इवन मोर ब्रांच दैन अमाइलोपेक्टिन, उससे भी ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। ग्लाइकोजन इज आल्सो फाउंड इन यीस्ट एंड फंगाई। एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग, इट इज़ आल्सो कॉल्ड बायोफ्यूल। Second point, important class of biomolecules which are main structure component of animal body. They are needed for the construction of cell, repair of damaged cell। ये आपका रिपेयर में भी काम आता है सेल्स के। Therefore, they are responsible for growth and normal health of living being। Main source of proteins are meat, fish, egg, pulses, soybean, peanuts, etc। आपको पता ही है। All proteins are polymers of alpha amino acids। Amino acids contain amino NH2 and carboxyl COH functional groups attached to the same carbon। एक ही कार्बन पे ये दोनों ग्रुप जो होते हैं वो अटैच होते हैं। अमीनो एसिड्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर यूनिट प्रोटीन के होते हैं। Depending upon the relative positions of amino acids with respect to carboxyl group, the amino acids can be classified as alpha, beta, gamma, delta and so on। तो जो NH2 और COH का जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करके ये क्या करता है आपका, ये इसमें क्लासिफाइड हो जाता है अल्फ़ा, बीटा, गामा पे। जैसे आपको यहाँ पे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स दिख रहा होगा, ये इसका जो है पोजीशन NH2 और COH पे क्लासिफाइड किया जाता है। ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं आपके प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से आपको मिलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ आर जो आपका यहाँ पे साइड चेन है, देयर आर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। इस तरह के डिफरेंट अमीनो एसिड्स है। यहाँ पे पूरा एक चार्ट जो है आपके एनसीईआरटी में टेबल 14.2 में बना हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें पूरा चार्ट विद नेम एंड विद स्ट्रक्चर आपको शो है। जैसे आपका कुछ एग्जांपल्स है, जो आपका सिंपलेस्ट होता है, जो आपका सबसे पहला जो होता है वो ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन का ये आपका स्ट्रक्चर
होता है आपका, तो इसको हम ग्लाई से भी डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल जी से, तीनों तरह से डिनोट करते हैं या लिखते हैं। फिर जो आपका सेकंड होता है वो एलानिन होता है, उसको ALA या फिर कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर, ये आपको बुक में पूरा चार्ट अच्छे से पूरा बना हुआ है 20 का। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट वन मेंबर ग्लाइसिन विच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिर्फ ग्लाइसिन जो होता है इनएक्टिव होता है। दे हैव L कन्फिग्रेशन, ये L कन्फिग्रेशन होता है। NH2 जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ऊपर हमने स्ट्रक्चर दिखाया था। NH2 जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए हम इसको L कन्फिग्रेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इक्वल नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप मेक्स न्यूट्रल, पता ही है अगर दोनों इक्वल हुए तो न्यूट्रल हो जाएगा। मोर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स देन कार्बोक्सिल ग्रुप मेक्स इट्स बेसिक, एंड मोर कार्बोक्सिल ग्रुप्स आर कंपेयर्ड टू अमीनो ग्रुप्स मेक इट एसिडिक। देन उसके बाद इसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो जरूरी होते हैं। अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी जनरेटेड इन द बॉडी आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो बॉडी में जनरेट नहीं होते। 10 आउट ऑफ 20, 20 में से 10 जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। दीज अमीनो एसिड्स मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट टू प्रिवेंट प्रोटीन डेफिशिएंसी, इनको आपको डाइट के थ्रू अपनी बॉडी में मेंटेन किए रखना होता है ताकि कोई बीमारी ना हो या प्रोटीन डेफिशिएंसी ना हो। फिर आता है आपका नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। दीज अमीनो एसिड्स कैन बी जनरेटेड इन द बॉडी, ये आपके बॉडी में ही जनरेट हो जाते हैं। 20 में से 10 जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। Noted they do not behave like organic compound but rather than they behave like salt, ये salt like behave करते हैं। This is due to the presence of both acidic and basic group in the same molecule. They exist in form of zwitterine, zwitterine form में ये exist करते हैं। zwitterine क्या होता है? In aqueous solution the carboxyl group can lose a proton and amino group can accept a proton, gives rise to a dipolar ion known as zwitterion, ये आपका zwitterine। बिकॉज ऑफ सेम रीज़न की वजह से अमीनो एसिड्स आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक बट दे आर एम्फोटेरिक एज दे रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एंड बेसिस, दोनों के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं। देन आपका पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। व्हेन टू सेम और डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर जॉइंड दे कंडेंस releasing H2O molecule to form an amide linkage which is called peptide linkage. It is this linkage through which amino acids are joined in a protein molecule. ये आपका शो है यहाँ पे, जब ये कंबाइन हो जाता है H2O लूज होता है, H2O लूज करके ये क्या बना देते हैं, पेप्टाइड लिंकेज से लिंक हो जाते हैं। When two amino acids combine the product is called dipeptide, जब दो अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो डाइपेप्टाइड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका when carboxyl group of glycine आपको बताया था combines with amino acid of alanine we get a dipeptide हमें मिलता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइसिन एलानिन। Similarly, when 3, 4, 5 or 6 amino acids are linked with respective products, तो उनका जो respective products होता है are known as tripeptide, tetrapeptide, pentapeptide, hexapeptide and so on. Then polypeptides and proteins. When large number of amino acids are joined through peptide bond, the product are called polypeptide. A polypeptide which with more than 100 amino acids whose molecular mass exceeds 10,000 mu is called protein. Polypeptide जो more than 100 amino acids से कंबाइन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन, जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से भी ज़्यादा हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये है आपका उनके मॉलिक्यूलर शेप पे बेसिस, जैसे आपका फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। द प्रोटीन इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड साइड बाय साइड to give a rod-like shape is called fibrous, and protein in which polypeptide chains are coiled up to give spherical shape is called globular.
जो आपका फाइब्रस होता है वो इनसॉल्युबल होता है, ग्लोबुलर क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। एग्जाम्पल जो आपका फाइब्रस का है वो है आपका केराटिन, मायोसिन और फाइब्रियन। वहीं आपका जो ग्लोबुलर का है वो एल्ब्यूमिन्स, हीमोग्लोबिन और इंसुलिन। देन उसके बाद है आपका स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन्स। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स कंटेन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन. In each polypeptide chain, a large number of amino acids are joined by peptide linkage in a specific sequence, and it is this sequence of amino acids which is called primary structure of protein. Even a minor change of the one amino acids in the entire sequence creates a new protein. तो ये sequence wise connected होते हैं. Secondary structure of proteins, the shape which polypeptide acquire due to intermolecular और intramolecular hydrogen bonding. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका बनते हैं. They are found to exist in the two different types of structure, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड. दो तरीके में एग्जिस्ट करते हैं. अल्फा हेलिक्स क्या है? अल्फा हेलिक्स, इन दिस स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन acquired the shape of right hand helix in which intramolecular hydrogen bonding between CO and NH of amino acid residue of the adjacent turn support the helix. इसमें आपका NH और CO में जो है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है. ये आपका अल्फा हेलिक्स का ये स्ट्रक्चर भी शो है. और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये आपका बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर जो है वो शो है. इन दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट नियरली देयर मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड लेड साइड बाय साइड ये जुड़े होते हैं. द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स जॉइन द चेन टुगेदर टू गिव अ pleated sheet structure like the pleated folds of drapery. थर्ड है आपका tertiary structure of protein. The overall folding of secondary structure to give two major molecular forms such that आपका fibrous protein और globular protein is called tertiary structure of protein. The forces responsible for tertiary structure are, जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज और वेंडर वॉल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. देन आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सम प्रोटीन्स हैव कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर. दे हैव टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिफर्ड टू एज सब यूनिट्स. The 3D arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. Then आपका native protein and denatured protein. Native protein found in biological system with a unique three-dimensional structure and biological activity is called a native protein. Denatured protein, when a native protein is subjected to temperature change or pH change, the hydrogen bonds are disturbed and proteins loses its biological activity and it is called denatured प्रोटीन. तो ये जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है तो ये आपका डीनेचर्ड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. इन अ डीनेचर्ड प्रोटीन, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर नॉर्मल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म. हर ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल हेल्थ के लिए ये स्मॉल क्वांटिटी में तो चाहिए ही होता है. Plants generate most of the vitamins, but human body cannot generate most of them. Therefore, they must be outsourced through diet. तो plants जो है वो vitamins generate कर सकते हैं लेकिन human body नहीं कर सकते, इसलिए वो किसी diet के through उनको generate करना पड़ता है humans को. The vitamins are designated by alphabets A, B, C, D, E and K. Excess of vitamins is also harmful and vitamins pills should not be taken without the advice of doctor. और अगर ज़्यादा विटामिन हो जाए तो भी वो क्या होता है, हार्मफुल होता है. इसलिए विटामिन पिल्स वगैरह नहीं लेनी चाहिए अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है तो. फिर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स. तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स पहले. तो दीज विटामिन्स आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर. दे आर स्टोर्ड इन लिवर and adipose fat storing tissue of body.
विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। देन उसके बाद आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। दीज विटामिन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर सोल्यूबल है तो वाटर में सोल्यूबल ही होगा। विटामिन्स ऑफ बी ग्रुप सच दैट आपका B1, B2, B6 एंड B12 एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल। दीज विटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड in our body. Water soluble vitamins must be taken regularly in diet because they are readily excreted in urine. water soluble vitamins जो है वो आपका यूरिन के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाता है, इसलिए ये रेगुलरली जो है कुछ अमाउंट में हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। फिर है आपका सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिसीजेज ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स सोर्स और डेफिशिएंसी डिजीज़ उनके क्या क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे विटामिन ए, उसका जो सोर्स है वो कैरेट, बटर मिल्क, मैंगो, पपाया, फिश लिवर ऑयल एक्सेट्रा है। और जो डेफिशिएंसी है वो यही है आपका कॉर्निया होना, नाइट ब्लाइंडनेस। फिर B1 है जिसे हम थायमाइन वो बोलते हैं, ये आपका सोर्सेस का होता है आपका यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। एंड जो डेफिशिएंसी है वो है आपकी बेरी। देन उसके बाद आपका B2 के मिल्क, एग वाइट, फिश, वेजिटेबल्स आपका सोर्स है। और डिसीज़ आपका फिशरिंग ऑफ कॉर्निंग ऑफ माउथ एंड लिप्स, जो आपका फिश की तरह जो माउथ होता है, लिप्स होता है, वो बाहर की तरफ आ जाते हैं हल्का सा। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। फिर है आपका B6 का जो सोर्स है वो है आपका यीस्ट, मिल्क, एग यॉक, सीरियल्स एंड ग्राम्स। और इसका जो डेफिशिएंसी है वो आपका कन्वल्सन्स, इसका मतलब होता है कांपना, कंपन होने लगती है शरीर में। फिर आपका B12 का जो सोर्स है मीट, फिश, एग एंड कर्ड, इसका जो ये आपका RBC डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी जो है। फिर है आपका विटामिन सी, इसका जो सोर्स है वो है आपका सिट्रस फ्रूट, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपका डेफिशिएंसी होता है इससे स्कर्वी। देन आपका विटामिन डी, इसका सोर्स है आपका एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश एंड एग यॉक, इसकी डेफिशिएंसी रिकेट्स एक्सेट्रा हो गई। देन उसके बाद आपका विटामिन ई, वीट जर्म्स ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा। एंड डेफिशिएंसी मस्कुलर वीकनेस, इंक्रीज फ्रैगिलिटी ऑफ RBC। देन उसके बाद है विटामिन के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सोर्स है। एंड डेफिशिएंसी इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। द नोट है द एक्सेस ऑफ विटामिन इन बॉडी आर आल्सो बैड फॉर हेल्थ, दिस इज कॉल्ड हाइपर विटामिनोसिस। ये आपको ऊपर मैंने बता दिया है, एक्सेस जो होते हैं विटामिन की वो भी हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। देन उसके बाद है विटामिन खत्म, उसके बाद आता है आपका न्यूक्लिक एसिड्स। They are important biomolecules which are responsible of passing genetic information from one generation to other। तो ये क्या करता है आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है। Therefore they are responsible for maintenance of the identity of the species for million of years। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि स्पीसीज की जो आइडेंटिटी है वो बनी रहती है। Then chemically they are polynucleotides such that the polymer of nucleotides. Each nucleotide consists of a nitrogenous base, a pentose sugar and phosphate group. These are two types of nucleic acids। दो टाइप के यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको पता ही है RNA एंड DNA। देन नाइट्रोजनस बेस क्या होता है इसमें, तो यही आपका शो है यहाँ, पायराइन है, पैरामिडाइन है और ये शुगर है जो इसमें होता है। देन इसके बाद ये एक फॉस्फेट ग्रुप है। तो DNA में जो होते हैं वो 4 बेस होते हैं, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप ये ध्यान रख लेना। DNA कंटेन्स 4 बेसेस एंड RNA कंटेन्स 4 बेसेस आल्सो। लेकिन दोनों में एक एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? थाइमाइन का और यूरासिल का। DNA में पहले का जो 3 है और RNA में जो पहले के 3 बेसेस है वो सेम होते हैं, जैसे आपका एडिनाइन, ग्वानाइन और साइटोसाइन, ये तीनों आपके RNA DNA में सेम होते हैं। लेकिन DNA में आपका थाइमाइन एक ऐड हो जाता है और RNA में यूरासिल, तो ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी दोनों में 4 बेसेस होते हैं। फिर आपका स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। तो DNA इट हैज़ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, RNA इट हैज़ सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। और फिर DNA द शुगर प्रेजेंट इज डीऑक्सीराइबो
and the RNA, the sugar present is ribose sugar. DNA, it is found in the nucleus of the cell. RNA, it is found in the cytoplasm of the cell. DNA, the bases present are A, G, C and T, ऊपर बताया मैंने. और RNA में the bases present are A, G, C and U. फंक्शनल डिफरेंस, तो इट कंट्रोल DNA जो है वो कंट्रोल करता है हेरिडिटी एक्शन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. एंड RNA, इट प्लेज एन एक्टिव रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, but the message for the synthesis of a particular protein is present in DNA. Then आपका है न्यूक्लियोसाइड. When a base is attached to the 1' carbon of ribose